तो हेलो दोस्तों, जिस बच्चों को मैं पहले ये वीडियो बनाया करता था पढ़ाने के लिए, वो बच्चे तो अब 10वीं से आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी फेल हो गया हूँ। मतलब मैं अभी भी पीछे 10वीं में ही खड़ा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम यह संसाधन करते हैं। वैसे तो हमने इतिहास और अर्थशास्त्र की किताब कर चुके हैं कंप्लीट, लेकिन अब जो है वो हमारी है भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान की भूगोल में आपका स्वागत है, और जो आपको देखना है वो आप इसी चैनल का ही चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान नाम की एक प्लेलिस्ट दिखेगी और 10वीं की बहुत सारी प्लेलिस्ट देखेंगे जिन पर आप आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल का पहला पाठ, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन वे मूल्यवान साधन जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करते हो, वह संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, वनस्पति, मृदा, पशु, मानव आदि। मनुष्य अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि यह उन संसाधनों का जनक है और उनको उपयोग भी करता है। और संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु। अजैविक संसाधन सभी खनिज। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन में कौन से? जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा। एवं अनवीकरणीय में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। स्वामित्व के आधार पर यह व्यक्तिगत और सामुदायिक दो प्रकार के होते हैं, यानी निजी और सार्वजनिक। निजी में क्या आता है? निजी मिट्टी। सामुदायिक में क्या आता है? शमशान, मंदिर आदि। विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन रेलवे, डाक, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन महासागरीय खनिज, अंटार्कटिका। विकास के स्तर पर इनके कई प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं 4 प्रकार। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा और शुल्क निर्धारित कर चुकी होती है और वर्तमान में उपयोग के लिए लिया जाता है, जैसे बाड़मेर का पेट्रोलियम। भंडार वे खनिज जो प्रौद्योगिकी के अभाव में उपयोग में नहीं लिए जाते हैं, जैसे बांसवाड़ा के स्वर्ण भंडार। संचित कोष पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जिन्हें उपयोग में तो लिया जा सकता है लेकिन अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, न कि किसी देश का होता है, उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। समुद्री संसाधन, अंटार्कटिका। जीवाश्म ईंधन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के दब जाने से लाखों वर्षों बाद कार्बनिक प्रक्रिया को निर्मित ऊर्जा संसाधनों को जीवाश्म ईंधन कहती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। चक्रीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे धात्विक खनिज। अचक्रीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग में लेने के बाद में नष्ट हो जाते हैं, अर्थात पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन। सतत पोषणीय विकास 8वीं से आ रहा है लेकिन अब तक समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ लो। विकास की वो अवधारणा जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचाकर सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसे पोषणीय विकास या धारणीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो जेनेरियो में 100 से अधिक देशों ने मिलकर पर्यावरणीय समस्याओं को एक साथ सम्मेलन आयोजित किया। इसी को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने मिलकर 21वीं शताब्दी में पर्यावरणीय समस्याओं को संबंधित एवं घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे एजेंडा 21 कहा गया। सतत पोषणीय विकास व सभी देशों द्वारा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। संसाधन नियोजन संसाधनों का विवेकपूर्ण, योजनाबद्ध और उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन के सोपान देश में विभिन्न संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाई गई, संसाधनों के विकास की योजना बनाई गई और संसाधनों के विकास की योजना में राष्ट्रीय विकास पर जोड़ा गया। संसाधन संरक्षण के उपाय संसाधनों के संरक्षण के प्रयास प्राचीन काल से किए जा रहे हैं, जैसे गांधी जी ने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है लेकिन पेट ही भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण का पहला प्रयास 1968 में बल्ब ऑफ रोम ने किया। 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल संसाधन संरक्षण की बात कही। 1987 में बुंडरलैंड आयोग की रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य में आर कॉमन फ्यूचर में सतत पोषणीय विकास की बात कही गई। भूमि संसाधन भारत में भू उपयोग 2014 से 15 के रिकॉर्ड के अनुसार वन भूमि 23.3%, कृषि अयोग्य बंजर भूमि 5.5%, गैर कृषि क्रियाओं से प्रयुक्त भूमि 8.7%, चारागाह और गोचर भूमि 3.3%, वृक्षों व बगीचों के अधीन पूर्वक जमीन 1%, कृषि योग्य बंजर भूमि 4%, पुरातन परती भूमि 3.6%, वर्तमान परती भूमि 4.9%, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 45.5%। भारत में भू उपयोग का परिवर्तन स्वतंत्रता आजादी के बाद वन भूमि और गैर कृषि
क्रियाओं से प्रयुक्त भूमि में वृद्धि हो रही है, जबकि कृषि भूमि में चारागाह भूमि घट रही है। राष्ट्रीय वन नीति। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में जारी की गई, जिसके अनुसार देश की न्यूनतम 33% भूभाग में वन होने अनिवार्य है। भू निम्नीकरण। भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता की शक्ति का घट जाना भू निम्नीकरण कहलाता है। भू निम्नीकरण के कारण अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करना, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, अनियंत्रित खनन, अनियंत्रित पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी और स्थानांतरित कृषि। भू निम्नीकरण के रोकने के उपाय: आधिकारिक वृक्षारोपण, पेड़ों का रक्षक मेखला बनाना, खनन नियंत्रण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना, औद्योगिक जल का परिष्करण, समोच्च जुताई, फसल चक्र अपनाना। मृदा का वर्गीकरण: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, बलुई मृदा, लचीली मृदा, लैटेराइट मृदा, वन पर्तीय मृदा। जलोढ़ मृदा दोमट, कच्छारी व चीका मिट्टी भी कहा जाता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्री नदी तंत्रों से निर्मित उत्तरी मैदान की मृदा जलोढ़ मृदा कही जाती है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। गेहूं और चावल के फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। डेल्टाई भागों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के कण छोटे छोटे होने के कारण इनमें जल समाप्यता, जल का ऑब्जर्व करने की शक्ति अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है। जलोढ़ मृदा में 2 अंगों में बांटा गया है: बांगर पुराने जलोढ़ और खादर नई जलोढ़। काली मृदा रेगूर काली कपास मृदा भी कहा जाता है। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और मालवा व छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लावा निर्मित होने के कारण इनका रंग काला होता है। काली मृदा पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एवं चूना युक्त होती है। काली मृदा में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। महीन कण होने के कारण इन्हें जल धारण की क्षमता अधिक पाई जाती है। बलुई मृदा बालू मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। थार की मरुस्थल में बालू रेत पाई जाती है। यह मृदा रेतीली व लवणीय होती है। बाजरा की फसल के लिए उपयुक्त होती है। कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनमें जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है। शोषण की क्षमता अधिक पाई जाती है और इसमें कैल्शियम के अलावा अन्य पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। लाल पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा भारत के दक्षिणी व पूर्वी भागों में, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में जैसे इलाकों में पाई जाती है। मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मृदा होती है। लोहान से अधिकतर पाई जाती है और इसके कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। लैटराइट मृदा। भारत में यह मृदा पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के स्थान पर अंगों में पाई जाती है। चाय, कॉफी, काजू आदि फसलों के लिए लैटराइट मृदा उपयोगी होती है। लैटराइट मृदा गहरी व अम्लीय होती है। लैटराइट मृदा को ग्रीक भाषा लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। केरल की लाल लैटराइट मृदा काजू के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। पर्वतीय तथा वन मृदा। इस प्रकार की मृदा पर्वतीय ढालों में पाई जाती है। ये मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है। वो पर्वतीय मृदा ह्यूमस रहित होती है। इस मृदा को सर्वाधिक अपरदन किया जाता है। मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी परत जैसे बाहरी बाल जल द्वारा काटकर बहाकर मृदा अपरदन कहलाता है। अपरदन के प्रकार: जल अपरदन, पवन अपरदन। जल अपरदन अवनालिका अपरदन, परत तथा चादर। बहता हुआ जल मृदा को काटकर गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। चादर अपरदन। ढाल की ओर बहता हुआ और एक समान रूप से मृदा को ऊपरी परत से ले जाता हुआ चादर अपरदन कहलाता है। उत्खात भूमि। अवनालिका अपरदन के बाद वहां की भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती, जिसे उत्खात भूमि कहा जाता है। चंबल के क्षेत्र में ऐसी भूमि बीहड़ खड्ड कहलाती है। राजस्थान के चंबल नदी को अवनाली अपरदन के लिए कुख्यात है। अपरदन के कारण: खनन, वनोन्मूलन, पशुचारण, जल, पवन, हिमनद। अपरदन को रोकने के उपाय: पेड़ों की रक्षक मेखला, समोच्च जुताई, पट्टी कृषि, सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तैयार रहना उसके लिए भी। आपको हर डेली वीडियो आते जाएंगे और आपको बस इतना सा ध्यान रखना है।